द क्लास। और आज के वीडियो में हम लोग 2019 के बाद के PYQs डिस्कस करेंगे ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट PYQs है। 2019 के बाद से पेपर थोड़ा टफ हुआ है, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला है बिकॉज अब डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इजी क्वेश्चन की भी वर्डिंग टफ कर दी जा रही है। सो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये है लॉर्ड स्कोर मेजर्स, मतलब लॉर्ड स्कोर क्या मेज़र करता है। ओके, लॉर्ड स्कोर क्या है। ओके, सो पहले इसको समझते हैं कि लॉर्ड स्कोर एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद फिर अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं। सो देखिए लॉर्ड स्कोर, ठीक है। देखिए ये जो लॉर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है लॉगैरिथम ऑफ दी ऑड्स, मतलब जो ऑड है उसका लॉगरिथम लॉग निकाला जाता है इसमें। ओके, अब यहाँ पर ऑड क्या है, ऑड क्या है, ऑड है प्रोबेबिलिटी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ और आप देखोगे तो ये थोड़ा फॉर्मूला बहुत टफ तरीके से आपको दिखने को मिलेगा और सब जगह। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन आप समझिए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक्ड जीन, मतलब जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उस टाइम कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दो जीन आपस में लिंक्ड होंगी या फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है अपॉन कि वो अनलिंक्ड होंगी, उसका जो रेशियो निकाला जाता है वही क्या होता है, लॉर्ड स्कोर होता है। लॉर्ड स्कोर से एक्चुअली हम ये पता करते हैं कि लिंकेज जीन के लिंक्ड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन ट्रांसफ़र हो रही है वो लिंक्ड जीन है। ओके, ये पता किया जाता है। ओके, सो लॉर्ड स्कोर की पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं ये पता करने के लिए कि लिंक जीन की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए अगर लॉर्ड स्कोर पॉजिटिव है तो मतलब क्या है कि जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, जीन्स आर लिंक्ड। और अगर लॉर्ड स्कोर नेगेटिव है सो इसका मतलब क्या है, जीन्स आर अनलिंक्ड। ओके, सो मतलब अगर पॉजिटिव है तो जीन्स क्या है वो लिंक्ड हैं, अगर निगेटिव है तो जीन्स क्या है वो अनलिंक्ड हैं। और एक चीज़, अगर 3 से ज़्यादा है, ठीक, 3 या 3 से ज़्यादा है तो क्या है, जीन तब लिंक्ड है। और अगर -2 से ज़्यादा, मतलब -2, -3, -4, मतलब माइनस में अगर नंबर है तो क्या है वो अनलिंक्ड है जीन। ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो लॉर्ड स्कोर का मेथड है इसको ओरिजिनेट किया था किसने, ये भी पूछा जा सकता है, न्यूटन मॉर्टन ने इन द ईयर 1955 में। ओके, सो इतनी चीज़ आपको लॉर्ड स्कोर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। सो यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन है द लाइक्लीहुड ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो जीन्स हैं वो लिंकेज है बिटवीन जीन्स के बीच में लिंकेज होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जीन्स के लिंक्ड होने की प्रोबेबिलिटी, लिंक जीन्स होने की प्रोबेबिलिटी हम लॉर्ड स्कोर से निकालते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी है और इसमें थोड़ा सा स्मार्ट, मतलब आपको देखने में एक बार टफ लगेगा लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस यूज़ करनी है। देखिए यहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है ऑफ थर्मोफिलस एक्वेटिकस। थर्मोफिलस एक्वेटिकस से ये थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको रिपोर्ट किया था सैकी एंड एट ने इन द 1988 फ्रॉम। कहाँ से इसको इन लोगों ने एक्सट्रैक्ट, इस बैक्टीरिया को कहाँ से इन लोग ने ये बैक्टीरिया कहाँ से इन लोग ने पाया था, जो कि जहाँ से ये लोग ये एंजाइम थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए बैक्टीरिया का नाम है थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ओके, आपको पता है जीनस हमेशा कैपिटल, इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, अगर जिसको नहीं पता है वो जान ले। और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल, और हमेशा इसको अंडरलाइन करते हैं अगर आप इटैलिक में नहीं लिख सकते हैं तो। अब देखिए थर्मोफिलस एक्वेटिकस क्या है, एक बैक्टीरियम है, सिंगुलर इस वजह से मैं लिख रही हूँ बैक्टीरियम। ओके, और ये कैसा बैक्टीरिया है आपसे ये पूछा जा रहा है, किस तरह का बैक्टीरिया, किस जगह पाया जाता है, किस तरह के इन्वायरमेंट में ये मिलेगा आपसे, हाँ, जहाँ से इसको इन लोगों ने एक्सकेवेट किया था। ओके, सो यहाँ देखिए इसका नाम है थर्मो।
अब बहुत बच्चे सोचेंगे मुझे, मैंने तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं है, तो नया क्वेश्चन आ गया एकदम अलग से पूछ लिया। आपको देखिए यहीं पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, हार नहीं मानी है, क्वेश्चन को हर तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ओके, यहाँ पर देखिए थर्मो लिखा है, थर्मो का मतलब क्या होता है, हॉट, यही तो होता है। हम लोग क्या कहते थे, हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर, थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, किस लिए, टेम्परेचर, ही तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। हम लोग और क्या यूज़ करते हैं, थर्मल वियर, हम लोग ठंड आ गई ना, हम लोग कहते हैं थर्मल वियर पहनो, या फिर हम लोग थर्मस, बचपन से ही मम्मी लोग थर्मस में पानी दिया करती थी, ठीक। सो देखिए यहाँ पर थर्म का मतलब क्या होता है, हॉट ना, और एक्वेटिकस का मतलब, एक्वा मतलब क्या होता है, कहते नहीं हमारे घर में एक्वा गार्ड लगा है ना, एक्वेरियम है, एक्वेरियम का क्या मतलब होता है, वाटर से ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉट स्प्रिंग हो जाएगा ना इसका करेक्ट ऑप्शन। सो मैं आपको इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पर लेके आई हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको ये मत सोचे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको सीधे पढ़े पढ़े क्वेश्चन ही आएंगे, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाएगा और आपको तो उसको उतनी स्मार्टली हैंडल करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर थर्मोफिलस एक्वेटिकस के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और हमसे पूछी भी जा सकती हैं। थर्मोफिलस एक्वेटिकस से जो पॉलीमरेज एंजाइम बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक मैंने सॉल्व भी कराया है क्वेश्चन, इसको टैग पॉलीमरेज, इसका टी जो है ये इधर और AQ लेते हैं एक्वेटिकस से, टैग पॉलीमरेज। और इसका यूज़ किस में होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR में इसका यूज़ होता है इस एंजाइम का, ठीक। और ये जो बैक्टीरिया है ये 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी एक्टिव होता है, एक्टिव रहता है, इस वजह से इसको टैग पॉलीमरेज में PCR में यूज़ करते हैं। ओके, सो आपको इतनी चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉट स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मल्टीपल एलील्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ, ठीक। यहाँ पर किस ट्रेट का इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स मतलब एक से ज़्यादा एलील्स उस ट्रेट के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करती हैं, सिकल सेल एनीमिया, ABA ब्लड ग्रुप, G6PD डिफिशियंसी या फिर फेनिलकेटोनुरिया। तो देखिए यहाँ पर जो C ऑप्शन है, जैसे दैट इज G6PD डिफिशियंसी, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हम यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम अपने 3 ऑप्शंस पे ही ध्यान रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में समझेंगे, ABO ब्लड ग्रुप और फेनिलकेटोनुरिया के बारे में। सो चलिए देखते हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ समझनी है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ है, पहला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना है वो है प्लियोट्रॉफी का, ये भी मैचिंग में आ चुका है क्वेश्चन, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लियोट्रॉफी। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है प्लियोमॉर्फी का। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, एक बार समझ जाएंगे तो ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए प्लियोट्रॉफी में क्या होता है, जब एक सिंगल जीन, वन सिंगल जीन ओके इन्फ्लुएंस करती है मैनी अदर कैरेक्टर या फिर ट्रेट को। ओके, मतलब जैसे ट्रेट 1, ट्रेट 2, ट्रेट 3। सो पहले हम लोग प्लियोट्रॉफी समझते हैं अच्छे से, फिर मॉर्फी पे चलते हैं। सो क्या होता है इसमें, मैंने आपको क्या बताया कि जब एक जीन, एक सिंगल जीन कई कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे उसको प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जीन में अगर किसी तरह का म्यूटेशन हुआ, किसी तरह का चेंज आया, तो बॉडी में कई तरीके के कैरेक्टर्स, कई तरीके के ट्रेट देखने को मिलेंगे उस अफेक्टेड पर्सन के जिसकी जीन में म्यूटेशन हुआ है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शन में ही है वो है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फेनिलकेटोनुरिया। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सिकल सेल एनीमिया से ही समझते हैं। मैंने आपसे कहा यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, वन जीन मैनी कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे प्लियोट्रॉफी में। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है प्लियोट्रॉफी का, सो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, यहाँ पर क्या करें, सिकल सेल, सिकल मतलब आप समझते हैं ना, वो जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, समथिंग ऐसे होता है सिकल सेप्ट। ओके, सो ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है उसका शेप क्या हो जाता है इसमें, सिकल शेप। आप आई होप आप सबको बेसिक इसमें पता हो। सो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है अल्फा बीटा चेन, उसमें से जो अल्फा चेन होती है वो तो ठीक होती है, लेकिन जो बीटा चेन होती है वो कैसी हो जाती है, वो सिकल शेप्ड हो जाती है। ठीक, अब चलिए इसको और समझते हैं ध्यान से।
इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि देखिए, मान लीजिए ये चेन है हीमोग्लोबिन की और इस पे सारे इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं। सो इसमें सबसे पहले क्या अमीनो एसिड होता है? वेलिन होता है। वेलिन के बाद हिस्टडीन होता है, उसके बाद थायोनीन, ऐसे अलग अलग, प्रोलीन, ल्यूसीन, ऐसे सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। मैंने ज़रूरी नहीं कि सही लिखा हो, बट यहाँ पर हमें ये समझना है कि बस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर म्यूटेशन के कारण ये जो वेलिन है ये नंबर 6 के ग्लूटामिक एसिड ये जो अमीनो एसिड है यहाँ आकर ज्वाइन हो जाता है। इसको हटाकर क्या है, ये खुद आ जा रहा है, यहाँ पर वेलिन यहाँ पर खुद आ जा रहा है। ओके, मतलब अगर आप देखिए तो ये इसका जो वेलिन को जो कोड करता है अमीनो एसिड, जो जेनेटिक इसका कोड होता है वो GUG होता है। अब ये GUG यहाँ से U हटकर यहाँ पर क्या आ जा रहा है, वेलिन इसको हटा दे रहा है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का क्या था कोड? GAG था, इसका जेनेटिक कोड GAG था। इसने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया और ये खुद आ गई, वेलिन यहाँ पर आकर ऐड हो गया। इस वजह से क्या होता है, जो चेन होती है हीमोग्लोबिन की वो कैसी हो जाती है, ऐसे सिकल शेप्ड हो जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक जीन, मतलब एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से अब क्या क्या बॉडी में देखिए ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। सो ऐसे लोगों को आपको पता है सिकल सेल, जिनको एनीमिया हो जाता है, अगर वो, ये किस तरह की डिजीज़ है, एक चीज़ और जो जान लीजिए यहाँ। सो सिकल सेल को हम लोग किस में पढ़ते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट में पढ़ता है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक, अल्फ़ा चेन में कुछ नहीं होता है, बीटा चेन में ही ये होता है। वेलिन जो है वो आकर यहाँ पर 6 नंबर ग्लूटामिक एसिड को हटाकर फिर यहीं पर वेलिन आ जाता है। अब आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर किस तरह का म्यूटेशन हो रहा है। मैंने आपको म्यूटेशन पूरा पढ़ा रखा है। अगर आप में से जिसने भी आंसर दिया, मुझे समझ में आएगा कि उसने अच्छे से समझा। और मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि GAG को रिप्लेस कर रहा है, GAG को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर आपको मुझे बताना है यहाँ पर किस तरह का म्यूटेशन हो रहा है। U जो है वो A को रिप्लेस कर रहा है, वेलिन जो है वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके फिर यहाँ पर वेलिन आ जा रहा है। इस वजह से कैसे हो जा रहा है, जो बीटा चेन है वो सिकल शेप्ड हो जा रही है। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पर कौन सा म्यूटेशन हो रहा है। देखते हैं कौन आंसर करता है। ओके, चलिए, अब इतना तो हमें पता चल गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। मतलब अगर इसमें क्या होता है, देखिए कि अगर हीमोग्लोबिन की चेन, 1 सेकेंड, अगर हीमोग्लोबिन, अगर ये आपके कॉम्बिनेशन बने जीन के, अगर आपके जीन्स के कॉम्बिनेशन ये बने, 1 सेकेंड, सो अगर आपके हीमोग्लोबिन की चेन HbA और HbA है, इट मीन्स ये नॉर्मल है। नॉर्मल इंसान जिसको, जैसे हम लोग हैं, नॉर्मल है। लेकिन अगर HbA है और ये HbS हो गया, मतलब ये आपकी जो बीटा चेन है ये क्या हो गई, इसमें सिकल, इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें म्यूटेशन हो गया एक। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये सिकल सेल एनीमिया वाला केस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों चेन्स में म्यूटेशन हो जा रही है, HbS, सो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सिकल सेल एनीमिया का ही केस होगा और पर्सन जो है वो, उसकी पर्सन डाइज, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये चीज़ बताना चाहती थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जिस इंसान के इस जीन में म्यूटेशन हो रही है, मतलब बीटा चेन में म्यूटेशन यहाँ पर हो रही है, तो ये म्यूटेशन तो कहाँ हो रही है, केवल एक ही जगह, GUG हटकर GAG हो गया। ठीक, मतलब वन जीन, एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से अब कैरेक्टर्स क्या क्या दिखते हैं, ऐसे लोगों को क्या क्या दिक्कत होती है। अगर आप एक सिकल सेल एनीमिया जिस पर्सन को हुआ है उसको एनीमिया तो उसको हो ही गया, ब्लड की हमेशा प्रॉब्लम होगी, उसको हार्ट डिजीजेस होंगे, हाँ ओके, उसके बाद उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सी। तो आप देखो एक जीन, वन जीन में प्रॉब्लम होने की वजह से कितने ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। सो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्लियोट्रॉफी बोला जाता है। जब एक जीन, वन जीन में अगर आपके म्यूटेशन या कोई डिफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से कई ट्रेड देखने को मिले जो इंडिविजुअल है उसके अंदर, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉफी।
आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये है प्लियोट्रॉफी का केस, जब एक जीन कई कैरेक्टर्स को, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सेकेंड एग्जांपल भी प्लियोट्रॉफी का समझते हैं कि फेनिलकेटोनुरिया में क्या होता है। देखिए फेनिलकेटोनुरिया में जो फेनिल एलानिन है, फेनिल एलानिन ये जो अमीनो एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, टायरोसिन में, टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। किस एंजाइम की मदद से होता है ये, हाइड्रोक्सीलेजेस की वजह से, हाइड्रोक्सीलेज की वजह से, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है मैचिंग में, अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो आपको मिला होगा कि एंजाइम पूछा जाता है कि किस एंजाइम की हेल्प से फेनिल एलानिन मतलब ट्रायोसिन में बदलता है, मैचिंग में क्वेश्चन आया है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें जिन लोगों को नहीं पता है कि फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज की मदद से ट्रायोसिन में बदलता है हमारी बॉडी में। अब क्या होता है कि जब किसी म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जब फेनिल एलानिन जो है वो ट्रायोसिन में नहीं बदल पाता, सो हमारी बॉडी में क्या होता है, फेनिल एलानिन का हमारी ब्लड में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारी ब्लड में फेनिल एलानिन का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ता जाता है, परसेंटेज बढ़ता जाता है। इस वजह से बॉडी में क्या होती है, बॉडी में तरह तरह की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो पर्सन होता है वो क्या, उसमें मेंटली वो मेंटली रिटार्डेड होता है। उसके बाद उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर काम नहीं करता, ब्रेन इम्पेयरमेंट किधर लिखूँ, ब्रेन इम्पेयरमेंट, ओके। और क्या होता है, साथ ही साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। ठीक, फेनिलकेटोनुरिया के केस में। सो ये प्रॉब्लम होती है जिसमें फेनिल एलानिन किस में नहीं बदल पाता, टायरोसिन में नहीं बदल पाता। बदलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हाइड्रोक्सीलेजेस चाहिए। लेकिन उसके कारण क्या होता है, ब्लड में फेनिल एलानिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। इस वजह से ये डिजीज़ होती है फेनिलकेटोनुरिया। ओके, इसमें पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड, ब्रेन इम्पेयरमेंट, बिहेवियर प्रॉब्लम्स ये सब देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर भी आप देखो कि एक जीन है, उसमें क्या म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी में कितने ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं जो भी अफेक्टेड पर्सन है। सो इस वजह से ये भी प्लियोट्रॉफी का केस है, वन जीन मैनी ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पर भी। ओके, और ये भी फेनिल एलानिन किसका केस है, होमोजाइगस रिसेसिव का केस है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो जा रही म्यूटेशन की वजह से, इस कारण जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि फेनिल एलानिन जो है वो हाइड्रोक्सीलेजेस में ट्रायोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं प्लियोमॉर्फी। वन सेकेंड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लियोट्रॉफी हमारा हो गया, अब हम लोग समझते हैं प्लियोमॉर्फी को। तो प्लियोमॉर्फी में क्या हो रहा है, प्लियोमॉर्फी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप, वो बेस्ट एग्जाम्पल है प्लियोमॉर्फी समझने के लिए। सो ये क्या है, प्लियोमॉर्फी। और आपका जो क्वेश्चन है मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोमॉर्फी को ही क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। देखिए अब आप समझ रहे होंगे मल्टीपल एलिलिज्म, यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। मल्टीपल एलिल मिलकर किसी एक कैरेक्टर को संभालने में लगे होते, नहीं बहुत से लोग होते हैं, एक इंसान होता है पूरे घर को संभाल लेता है ना, पूरे घर को संभाल लेता है। ये किसका केस है, प्लियोट्रॉफी का केस है, ये प्लियोट्रॉफी का केस है। लेकिन प्लियोमॉर्फी में क्या हो रहा है, कई लोग मिलकर कभी कभी किसी एक इंसान को नहीं संभाल पाते। सो वो केस यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि कई लोग मिलकर एक लोग को संभाल रहे हैं ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अकेला बंदा पूरे घर को संभाल रहा है, कई लोग को संभाल रहा है, कई कैरेक्टर्स को संभाल रहा है। यहाँ कई कैरेक्टर्स मिलकर किसी एक कैरेक्टर को संभाल रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल को संभाल रहे हैं। वो किसका केस है, प्लियोमॉर्फी का केस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब और इसको समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ब्लड ग्रुप ही क्यों एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोमॉर्फी का। देखिए आपको पता है कि हमारी ब्लड ग्रुप, देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसका जो इनहेरिटेंस होता है वो 3 एलिल्स के थ्रू होता है। जब मैंने ब्लड ग्रुप पे आपको क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे इनहेरिटेंस वाले, उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, 3 एलिल्स के थ्रू होता है। कौन कौन सी, IA, IB और IO, जिसमें से ये जो है IA, IB आपको पता है ये कोडोमिनेंस शो करते हैं, कोडोमिनेंस। और IO जो है ये क्या है, रेसेसिव होता है।
अब देखिए ये 3 जीन्स मिलकर हमारे किसको संभाल रहे हैं, हमारे ABA ब्लड ग्रुप को पूरा संभाल रहे हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अगर देखो तो हमारे कितने ब्लड ग्रुप हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स, और उस ठीक ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स के फिनोटाइप्स हैं। अब इसके जीनोटाइप्स कितने बनते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ वहाँ पर, अब आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली मैं कहना क्या, इसके 6 जीनोटाइप्स बनते हैं। मतलब अगर आपका A ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर देखिए इसके लिए कितने एलील चाहिए, IA IO IA IA। B ब्लड ग्रुप है उसका भी है सेम केस सॉरी IB IO और IB IB। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दोनों कोडोमिनेंस शो करते हैं, तो AB ब्लड ग्रुप जो है AB, इसका भी केस क्या है IA और IB। देखिए यहाँ पर कोडोमिनेंस है ना, दोनों एक साथ है, सो यहाँ पर कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। और लास्ट में O, जो O ब्लड ग्रुप है उसका IO और IO रिसेसिव केस है इसका O का, ठीक। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने एलील, मल्टीपल एलील IA IB और IO ये मिलकर इन 4 ब्लड ग्रुप को संभाल रहे हैं ना, मतलब मल्टीपल एलील मिलकर हमारे किसको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को देख रहे हैं। इसी वजह से ये किसका केस है, मल्टीपल एलिलिज्म का केस है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, प्लियोमॉर्फी का केस है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब प्लियोट्रॉफी में क्या केस है और प्लियोमॉर्फी में क्या केस है। सो प्लियोट्रॉफी में एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जब एक जीन वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, तो प्लियोट्रॉफी मतलब एक इंसान जब ढेर सारे लोगों को संभालेगा तो उसको क्या मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी, ठीक। ऐसे याद कर लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। और जब मैनी जीन्स या फिर मैनी एलिल्स आप कह लो, जब किसी सिंगल कैरेक्टर को संभालती हैं, देखती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फी बोलते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल भी याद कीजिएगा। प्लियोट्रॉफी में क्या है, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया है, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, ABO ब्लड ग्रुप है। सो चाहे मल्टीपल एलिलिज्म लिख कर आए, चाहे प्लियोमॉर्फी लिख कर, अगर इस क्वेश्चन में प्लियोमॉर्फी भी लिख दिया गया होता तो देखिए, अगर आपको नहीं पता होता कि प्लियोमॉर्फी को ही, मल्टीपल एलिलिज्म को ही प्लियोमॉर्फी बोलते हैं, तो आप ये क्वेश्चन, ऑल्दो कि आपको पता होता कि मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल ABO है, लेकिन आपको ये टर्म नहीं पता था प्लियोमॉर्फी, तो आप क्वेश्चन ना कर पाते। सो ये भी जानना ज़रूरी है। ओके, सो इसको भी नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने तीनों ऑप्शंस को देख लिया है और करेक्ट ऑप्शन भी अब आपको पता चल गया होगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ABO ब्लड ग्रुप है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ओके, सो सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकीटोन्यूरिया हमने ये डिस्कस कर लिया। G6PD के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिनिज्म इज इनहेरिटेड एज, ठीक। एल्बिनिज्म का क्या केस होता है, जिसमें बॉडी में मेलेनिन नहीं बनता और इंडिविजुअल की बॉडी पूरी वाइट, ठीक है, ऐसे होती है। सो ये किस तरीके का इनहेरिटेंस, इसका ट्रेट क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। ओके, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है कि कोडोमिनेंट है कि पॉलीजेनिक है। सो चलिए समझते हैं एल्बिनिज्म। देखिए फेनिलकीटोन्यूरिया मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ट्रायोसिन में बदलता है, ठीक है, टायरोसिन में। अब देखिए टायरोसिन के में क्या होता है, इसके बाद क्या स्टेप होता है कि ये टायरोसिन जो है ये बदल जाता है मेलेनिन में। मेलेनिन आपको पता है हमारी बॉडी में एक पिगमेंट है जिससे हमारी बॉडी के जो स्किन है, हेयर है, इनमें क्या आता है, कलर आता है ना, कलर देता है हमारी स्किन को, जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा मेलेनिन का सिक्रेशन होता है वो इंसान उतना ही ज़्यादा उसका कलर डार्क होता है, ठीक है। जिसकी बॉडी में कम होता है उसकी बॉडी में उसका कलर उतना लाइट होता है, ठीक, फेयर होता है। वैसे तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये फेनिलएलानिन ट्रायोसिन में बदलता है, ट्रायोसिन फिर किस में बदलता है, मेलेनिन में बदलता है। किस एंजाइम की मदद से बदलेगा, तो यहाँ पर टायरोसिनेज एंजाइम की मदद से बनता है, ठीक है। अब ये जो टायरोसिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन है, कंट्रोल है, ये इसको कौन कंट्रोल करता है, एक डोमिनेंट जीन कंट्रोल करती है, मान लीजिए A,
ठीक। लेकिन जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आ जाती है, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है, सो क्या होता है, बॉडी में ये टायरोसिन एंजाइम नहीं बनता है, तब ये टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनता है, तब ये टायरोसिन जो है ये मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और इस वजह से जो पर्सन है उसकी बॉडी क्या हो जाती है, एल्बिनो हो जाती है, मतलब नॉन पिगमेंटेड हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये किसका केस है, रेसेसिव का केस है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेसेसिव कंडीशन हो जा रही है, यहाँ पर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी में ट्रायोसिनेज एंजाइम नहीं बन रहा है, और इस वजह से बॉडी क्या हो जा रही है, एल्बिनो कंडीशन में आ जा रही है। मतलब यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो सकता, क्या क्या केस है, अगर ए और ए केस होता, ठीक है, जीन्स का, या फिर ए मतलब एक भी डोमिनेंट जीन अगर होती तो बॉडी पिगमेंटेड रहती, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या केस हो जा रहा है, रेसेसिव केस हो जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, नॉन पिगमेंटेशन मतलब एल्बिनो का केस हो जा रहा है, और इसी डिजीज़ को क्या कह दिया जा रहा है, एल्बिनिज्म। ओके, एल्बिनिज्म। तो ये किसका केस हो गया, रेसेसिव का केस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेसेसिव। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा, रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कल्चर बाउंड सिंड्रोम, मतलब इसमें से कौन सी डिजीज़ हैं जो कि कौन से सिंड्रोम्स हैं जो कि कल्चर बाउंड सिंड्रोम के अंदर आते हैं। अब देखिए समझते हैं कि कल्चर बाउंड सिंड्रोम एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए जैसे इसका नाम ये कल्चर बाउंड, मतलब ऐसी सिंड्रोम जो कि कल्चर बाउंड हो। सिंड्रोम क्या होता है, जब एक किसी इंडिविजुअल में कई डिजीज़ के सिम्टम्स एक साथ दिखाई दे तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम, मतलब ऐसा सिंड्रोम जो कि कल्चरली क्या है, बाउंड है, मतलब कल्चर स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक कल्चर के लोगों में पाया जा रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बिहेवियोरल एपिडेमिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी एक जगह पे मतलब एक स्पेसिफिक कल्चर में पाया जा रहा है। ओके, और क्या है इसमें थर्ड चीज़ की ज़्यादातर इसमें क्या होता है, मेंटल इलनेस देखने को मिलती है इंडिविजुअल के अंदर, कि इंडिविजुअल जो है वो मेंटली जो है वो रिटार्डेड होता है। ओके, और इसको हम लोग पढ़ते कहाँ पर है, इस तरह की डिजीज़ के बारे में मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक, इतनी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको कल्चर बाउंड सिंड्रोम और अच्छे से समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें पिब्लॉकटॉक का, ठीक है। सो पिब्लॉकटॉक जो है ये क्या है, ये एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है, ये एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है जो कि कहाँ पाया जाता है, एस्किमोज में। ये एस्किमोज में पाया जाता है, फिर पोलर रीजन में जो लोग रहते हैं उनमें ये देखने को मिला। उनकी बेसिकली किस में मिला है, विमेंस में मिला है। कि ये सिंड्रोम जिन विमेंस में देखने को मिला उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं कि वो क्या होती है, इसको रनिंग सिंड्रोम बोलते हैं, रनिंग सिंड्रोम बोलते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है कि फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिनको हो जाता है वो बहुत बहुत भागती हैं, बहुत गुस्सा दिखाती हैं और हमेशा दौड़े जाती हैं, और फिर लास्टली क्या होता है कि वो थक के सो जाती हैं। ठीक है, सो मतलब उनको खुद नहीं पता रहता, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एमोक का एग्जांपल ले लें तो एमोक जो है ये मलेशिया में पाया जाता है। इसके बारे में आपको पढ़ना हो तो मिल जाएगा आपको नेट पे प्रॉपर। तो ये एमोक जैसे मैंने आपको बताया कि मलेशिया में होता है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कि हाँ मलेशिया के मैंस वहाँ के जो आदमी हैं उनमें पाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर जैसे किसी को लेकर अगर एंगर अगर आ गया तो ये क्या करते हैं, उस एंगर में कभी कभी किसी की अपना एंगर इकट्ठा करते जाता है। उसके बाद फिर वो किसी की कभी कभी मार देते हैं किसी को बुरी तरीके से। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है और फिर बाद में इनको याद भी नहीं रहता कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है। ओके, सो ये इस तरह के डिजीज़ आपको, ये सिंड्रोम्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको कल्चरली बाउंड सिंड्रोम बोलते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक किसी कल्चर में पाए जाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के रीजन में जो सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको कल्चर बाउंड सिंड्रोम की कैटेगरी में रखा गया वो है धाड़ सिंड्रोम। आपको ये पता होना चाहिए, धाड़ सिंड्रोम। ओके, और जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से कल्चर बाउंड सिंड्रोम हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया गया पिब्लॉकटॉक है, एमोक है और एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है इसके बारे में एक चीज़ जान लीजिए, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है होता क्या है इसमें। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा को वेस्टर्न कल्चर बाउंड सिंड्रोम बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर बाउंड सिंड्रोम बोला जाता है।
बिकॉज ये माना गया है कि ये जो सिंड्रोम है ये वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिला है कि जो विमेंस होती हैं वो मतलब इतनी ज़्यादा अपनी बॉडी को लेकर और उसके मतलब कि फिटनेस को लेकर कॉन्शियस हो जाती हैं कि वो पूरी तरीके से खाना पीना छोड़ देना, और वो जो जीरो फिगर वाला कॉन्सेप्ट आया था वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में ही होता है, ठीक है। सो ये भी एक तरह का वेस्टर्न कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। नेक्स्ट ये जो डी ऑप्शन है सिजोफ्रीनिया। सिजोफ्रीनिया एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें हेलुसिनेशन जैसी कंडीशन आ जाती है। सो सिजोफ्रीनिया इसी वजह से इस कैटेगरी के बाहर है। ओके, सो ये हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो आपको और जानना ज़रूरी है कि ये जो लिस्ट है कल्चर बाउंड सिंड्रोम की, इसको निकालता कौन है। सो ये लिस्ट निकालता है, यहाँ मैं ऐसे नोट कर दे रही हूँ, ये भी आप नोट कर लें। ये जो डिजीज़ की लिस्ट है पूरी निकालता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का जो 5th एडिशन है 5th एडिशन आप देखोगे, इसकी ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ, यहाँ लिख रही हूँ 1 सेकेंड, ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सो देखिए यहाँ पर क्या यह है कि अगर आपको इस डिज़ीज़ की सारी लिस्ट चाहिए तो आपको ये कौन निकालता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसका जो 5th एडिशन है इसको क्या बोलते हैं, ये है ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर की ऑफिशियल हैंडबुक है ये। सो यहाँ से आपको ये सारे डिजीज़ की लिस्ट मिल जाएंगे। इनफैक्ट वहाँ पर देखिए बहुत लोग ना ये कल्चरल बाउंड सिंड्रोम जो बोला जाता है इसके अगेंस्ट है, वो कहते हैं कि हमें ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, तो ये जो कल्चरल बाउंड सिंड्रोम है इसको कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस बोला गया है। क्या बोला गया है, कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस। वो लोग कहते हैं कि इसको कल्चरल बाउंड सिंड्रोम नहीं बोलना चाहिए, या फिर ये लोग फोक इलनेस वर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए। सो ये वर्ड भी अगर लिखा रहे तो उसका मतलब यही हुआ, ठीक है, कि इन डिजीज़ के बारे में बात की जा रही है। और आप अगर इसकी लिस्ट चाहते हैं तो आप एक बार लिस्ट सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पर और डिजीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने आपको ये 3 बताई, इसके अलावा जो इंडिया में आपको देखनी पड़ेगी इंडियन रीजन में, वो ढाट सिंड्रोम है। सो इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, बिकॉज मेरा मोटिव है कि मैं आपको डीएनए का बेसिक से एक बता दूँ। बेसिक पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सो यहाँ पूछ रहा है अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है डीएनए में, सो आइए समझते हैं। सो देखिए हमारा जो डीएनए है वो एक्चुअली है क्या, पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारा डीएनए बना है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, तो अब वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद इसमें क्या होता है, दूसरी चीज़ इसमें एक पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। थर्ड चीज़ इसमें होती है नाइट्रोजनस के बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ओके, सो अब ये 3 चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है कि अब कैसे डीएनए बनाने में इन तीनों केमिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर इन जो डीएनए में जो शुगर होता है वो कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सा होता है, राइबोज शुगर ही होता है। ओके, सब ये डीऑक्सी राइबोज शुगर, पेंटोज मैंने लिखा था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा था कि इसमें पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर इसमें होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, और आरएनए में केवल राइबोज शुगर होता है। ओके, 1 सेकेंड, हाँ। सो जब ये डीऑक्सी राइबोज शुगर किससे मिलता है, प्लस किससे मिलता है, नाइट्रोजनस बेसिस से। ओके,
तो ये बनाते हैं दोनों मिलकर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। दोनों कैसे जुड़ रहे हैं आपस में, किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? यहाँ पर भी ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर इतना पूछा गया है तो। सेकेंड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़कर डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर क्या बना रहे हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है, जब ये, अभी मैंने आपसे बताया ना फॉस्फोरिक एसिड होती है, जब ये किससे जुड़ता है? फॉस्फेट से जुड़ता है, PO4 से, फॉस्फेट से जुड़ता है, तो तब ये क्या आप दोनों मिलकर बना लेते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ओके, क्या बना लेते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अभी देखते हैं, उसके पहले और चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ ये दोनों किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? यहाँ न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट किससे जुड़ रहे हैं? ईस्टर बॉन्ड से, ईस्टर बॉन्ड से। ठीक, तो इतना आपको पता लग गया। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस भी कितने टाइप के होते हैं ये मैंने बताया है। नाइट्रोजनस बेस भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। प्यूरिन, म्यूटेशन वाली क्लास में मैंने बताया है इसको, फिर एक बार बता दे रही हूँ, पिरिमिडीन। देखिए, प्यूरिन जो 2 टाइप के होते हैं वो एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। AG प्यूरिन, ऐसे याद कर लीजिए, AG प्यूरिन, और जो बचे वो क्या हो गए? पिरिमिडीन। कौन पिरिमिडीन हो गया? C मतलब साइटोसिन और थाइमिन, C और T। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, तो ये याद कर लीजिए कि आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। किसमें? आरएनए में। थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, पूरा याद करिएगा। थाइमिन की जगह ये नहीं कि आरएनए में केवल यूरेसिल होता है, किसकी जगह होता है ये भी याद रखिएगा, थाइमिन की जगह होता है। सो यहाँ पर प्यूरिन कौन सा हो गया? A और G प्यूरिन हो गया, और पिरिमिडीन कौन हो गया? C और T पिरिमिडीन हो गया। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, लेकिन इनकी पेयरिंग कैसे होती है डीएनए में। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ये जो एडेनिन है ये थाइमिन के साथ, मतलब ये क्या है? ये एक प्यूरिन है, ये किसके साथ पेयरिंग करेगा? पिरिमिडीन के साथ करेगा। इन द सेम वे ये जो साइटोसिन है ये किसके साथ पेयरिंग करेगा? ग्वानिन के साथ। मतलब ये क्या है? ये भी एक प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, और ये किसके साथ पेयरिंग करेगी? मतलब हमेशा पेयरिंग किसकी बीच में होगी? प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में होगी। ये नाइट्रोजनस बेस, मतलब सेम नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयरिंग नहीं करते डीएनए में, दोनों अलग अलग करते, प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ, प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ। सो ए किसके साथ पेयरिंग करेगा? टी के साथ पेयरिंग करेगा। फिर ये आपस में कैसे जुड़े रहेंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी जो है वो जी से, मतलब साइटोसिन ग्वानिन से किससे जुड़ेगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ भी क्या है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ, पिरिमिडीन और मतलब प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ, वही मतलब, ठीक है। ए हमेशा टी के साथ और सी हमेशा जी के साथ। ये तो हो गया नॉर्मल चीज़। अब देखिए, एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए वो है चारगाफ का रूल, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए, चारगाफ ने एक रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एडेनिन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ थाइमिन के, और नंबर ऑफ साइटोसिन जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्वानिन के। इतना हो गया। मतलब नंबर ऑफ प्यूरिन जो है, नंबर ऑफ प्यूरिन वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पिरिमिडीन के डीएनए में, ठीक है। मतलब अगर 50% ये है तो 50% ये भी होगा, ठीक।
तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले जानना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, डीएस डीएनए के केस में, डीएस डीएनए के केस में क्या केस है कि ए हमेशा किसके बराबर होता है, टी के, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। जी हमेशा किसके बराबर होता है, सी के, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो जाननी आपको ज़रूरी है वो ये है कि प्यूरीन हमेशा बराबर किसके होता है, पिरिमिडीन के। यहाँ जो मैंने लिखा, मतलब प्यूरीन क्या है, ए जी प्यूरीन है और सी और टी क्या है, पिरिमिडीन है। तो मतलब ए जी मतलब प्यूरीन ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडीन। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ नहीं आ सकता तो किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर नेट में ही पूछा, आई थिंक गया है ये, शायद ये फॉर्मूला पूछा गया है। आप देखिए अगर आपने PYQ सॉल्व किया हो। और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता रही हूँ सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 24% और आपसे पूछा जा रहा है सी, जी और टी की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो यहाँ पर आपको पता है ए प्लस जी इज इक्वल टू क्या होता है, 50 होता है ना, मतलब प्यूरीन हमेशा 50% होता है। आपको ए की वैल्यू पता है, यहाँ 24 पता है, जी की नहीं पता है, इज इक्वल टू 50 हो गया। मतलब जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 24, मतलब ये कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा, हो गया। अब आपको पता है सॉरी, ए इज इक्वल टू टी होता है, मतलब 24 अगर ये है तो 24 ये भी हो जाएगा। सॉरी परसेंट यहाँ लगा देती हूँ। ओके, अब देखिए जी भी पता लग गया, टी भी पता। अब टी जब पता है आपको कि टी 24 है, सो जी कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, सी प्लस टी इज इक्वल टू 50% होगा, दोनों पिरिमिडीन है ना। सो यहाँ पर अगर आपको सी नहीं पता है, टी 24 पता है, सो वही सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 26। सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला हमेशा रखना है दिमाग में कि प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन और ए हमेशा किसके बराबर होता है, टी से, जिसके साथ बॉन्डिंग हो रही है। जी हमेशा किसके बराबर होगा, सी के, ठीक। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन जो डीएनए से रिलेटेड और पूछा गया है एग्जाम में, और मुझसे किसी ने पूछा भी है, सो मैं समझा देती हूँ आपको यहीं पर। सो जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख भी रखा है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई थिंक इसमें कई ऑप्शंस थे, मैंने वो नहीं लिख रखा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए, आपके पास शुगर होना चाहिए और आपके पास एक फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप, तभी बनेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों मिलकर पहले क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फिर जब फॉस्फेट लग जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक। सो ऑप्शन वहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाता है, ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड का कोई काम नहीं है इधर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन मैं अभी कह रही थी आपसे कि द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 5 प्राइम ए जी सी टी ए जी 3 प्राइम, द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वुड बी। यही क्वेश्चन मैं आपके साथ कह रही थी कि डिस्कस करना है। सो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, उसका सीक्वेंस दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, 5, इसको प्राइम बोलते हैं, 5 प्राइम ए जी सी टी ए जी 3 प्राइम। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका क्या होगा, ठीक है, सीक्वेंस आपसे पूछा गया। सो देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपको जान लेनी कि जो डायरेक्शन होता है डीएनए के स्ट्रैंड्स का वो कैसा होता है, डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ये कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके ये 5, देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 1 सेकेंड में और हाँ यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब नीचे डाउनवर्ड्स होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डाउनवर्ड इन आपके लेफ्ट साइड में, और अपवर्ड क्या होता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपवर्ड किधर होता है, आपके राइट साइड में। डीएनए स्ट्रैंड्स की ये डायरेक्शन होती है। सो यहाँ क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो है 5 सेकेंड, मैं यहाँ नोट कर ले रही हूँ, 5
AGCTAG3'। सो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो इसका क्या होगा, ये 5' to 3' आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ A है, G है, C है, ठीक, इसका दिया गया है TAG, एक का दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मतलब इस स्ट्रैंड का क्या होगा। सो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का यहाँ पर हो जाएगा 3', A की जगह क्या होगा, A क्या है, A किसके साथ पेयरिंग करता है, मैंने अभी आपको इसीलिए सिखाया कि A किसके साथ पेयरिंग करता है, T के साथ आपको याद रखना है, और G किसके साथ, C के साथ, मतलब प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग करेगा। ये प्यूरिन है, ये इसने T पिरिमिडीन के साथ, ये प्यूरिन है, इसने C पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग की है। तो यहाँ पर A की जगह क्या आ जाएगा, T, G की जगह C, C की जगह G, A की जगह T की जगह A की जगह T, G की जगह C, और यहाँ पर 5' की जगह कॉम्प्लीमेंट्री 3'। तो करेक्ट ऑप्शन इधर ये हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजा है शिप्रा, उसमें ऑप्शन में ये है ही नहीं, मतलब ये इतना है, लेकिन उन्होंने स्ट्रैंड का ये नहीं बदला है 5' to 3', तो वो चीज़ वहाँ पर गलती है। लेकिन आप ये देखिए वहाँ पर ये आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन या किसी ऑप्शन में है, सो वही करेक्ट हो जाएगा कि ये चीज़ बदली गई है स्ट्रैंड की, नाइट्रोजनस बेसिस चेंज किए गए हैं, बट ये स्ट्रैंड का प्राइम नहीं चेंज किया। बट आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का क्या होगा, तो प्राइम भी बदलना है। क्योंकि देखिए आपके सामने यहाँ पर है कि डाउनवर्ड जब आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, डाउनवर्ड जाएंगे तो 5' 3', उसका जब अपवर्ड जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के केसेस में, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि A की जगह T कर देना है, जिसके साथ पेयरिंग होती है बस उसी का उल्टा लिख देना है, और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज़ जो आप और जान लीजिए यहाँ पर, वो ये है कि 1 सेकेंड, हर जगह तो लिख रखा होता है मैंने। एक चीज़ जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप और जान लें यहाँ पर इस वीडियो में, वो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड, डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये भी आप जान लें कि प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोगमा आप लोगों से पूछा गया है, सेंट्रल डोगमा, ठीक। सो प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डोगमा क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए से बनता है एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, ये प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पर जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो मैंने सोचा यही बता दूं, डीएनए की बात हो रही। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, और ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। सो इसको भी आप नोट कर लें कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन, ये न्यूक्लियस में होती है, ये साइटोप्लाज्म होती है। इस प्रोसेस में जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तब यहाँ पर राइबोसोम इन्वॉल्व होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइबोसोम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एमआरएनए के पहले कौन सा आरएनए बनता है वो भी जान लीजिए, पहले एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता है, फिर एमआरएनए बनता है। लेकिन ये सब अगर भी नहीं भी पता है आपको, इतना अगर आपको टफ लग रहा हो, तो इतना आप बेसिक जरूर दिमाग में रखें कि जो सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है वो ये है कि डीएनए से पहले एमआरएनए बनाना है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन। इस प्रोसेस को पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और यहाँ इस प्रोसेस में राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। तो इतना आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, ठीक है, जो जिनने मुझे लगा कि आपको समझाने ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि आप इसको समझें, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन होते ईजी हैं बट नहीं पता होने की वजह से नहीं समझ में आते। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मैं कोशिश करूँगी मैं उस पर शॉर्ट्स वीडियो या फिर 2-4 मिनट का जो भी वीडियो बन सके मैं उस पर डाल दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 2 ही दिन बचे हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में, केवल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं, सोशल, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजी, मतलब किसी भी एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी ब्रांच से आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मुझे टॉपिक भी भेज सकते हैं, मैम इस टॉपिक में दिक्कत है, इस पर एक शॉर्ट्स डाल दीजिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस पर बनाऊँ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करें, अभी 2 दिन है हमारे पास, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।